If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेल। तो बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है सेल का, वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो सब आप लोग बच्चों पहला क्लास में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। ओके, लाइक जूनियर क्लासेस में 6, 7, 8 में भी आप लोग पढ़े हो। मैं खुद आप लोगों को पढ़ाई हूँ, है कि नहीं? हम लोग सेल चैप्टर पढ़े हैं ना। ओके, अच्छा, अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स। ओके, इससे पहले आप लोग मैथ्स मास्टरी करे हो। अभी भी मैथ्स मास्टरी है बच्चों, बट वो क्लास 8 का है। अगर आप लोगों के जूनियर्स या फिर आप लोगों के भाई बहन जो भी है, जिनको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको पूरा बेसिक फंडा क्लियर करना है मैथ्स का, वो मैथ्स मास्टरी ज्वाइन कर सकता है पूरे चैप्टर वाइज। उसमें पूरे चैप्टर वाइज बच्चों, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को उसमें वीडियोस मिलेगा। आप लोग बहुत आराम से जितनी बार हो सके आप लोग वो वीडियो को देख के अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये तो हो गया मैथ्स के बारे में, जो कि क्लास 8 का मैं बात कर रही हूँ। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का, जो कि क्लास 9 बच्चों के लिए है। देखो बच्चों, इससे पहला पार्ट में मैं ऑलरेडी आप लोगों को केमिस्ट्री मास्टरी के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स जो है वो एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोगों को क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नॉर्मली जैसे आप लोगों को वीडियोस मिलता है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ये सब का आप लोगों को मिलेगा। लेकिन बेसिकली मैं अभी केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च कर रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ऑलरेडी उसमें काम स्टार्ट हो चुका है। एकदम बेस्ट से बेस्ट बुक्स मैं फॉलो करके नोट्स बना रही हूँ। साथ साथ उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का भी नोट्स रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसमें एक और चीज़ आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा मैं बता देती हूँ। बच्चों, केमिस्ट्री मास्टरी में ना आप लोगों को जो अपन देखना, अभी आप लोग क्लास 9 में गए हो ना, तो बच्चों देखना, आप लोगों को अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा ना साइंस का, वो बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब टोटल 80 मार्क्स का रहता है। 40 2 सेक्शन में। मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। मतलब केमिस्ट्री मास्टरी में वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो मैं ना इस कोर्स में आप लोगों को उस टाइप से अभी से ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आप लोग ना कम टाइम में, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या है ना, जब एग्जाम आप लोग फेस करोगे तो आप लोगों को ना दिक्कत ही नहीं होगा कि अरे ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, दिमाग को सेट करोगे, ऐसा कुछ नहीं। पहले ही आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि आप लोग मतलब कम टाइम में विद एक्यूरेसी क्या कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ रहेगी केमिस्ट्री मास्टरी में। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है बच्चों। आप लोग चाहोगे तो एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैडम जल्दी आप लॉन्च करो, हम लोग का एनरोल करना है। बस काम चल रहा है, थोड़े दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 किसका? बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। देखो बच्चों, सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आप लोगों को सामने में 2 सेल दिख रहा है। एक तो बच्चों ये है प्लांट का सेल और ये है एनिमल सेल, ठीक है। अच्छा, प्लांट जो होते हैं पेड़ पौधे, उनका सेल अलग होता है। हम लोग हो गए एनिमल्स हो गए, बिकॉज हम लोग भी तो एनिमल ही है ना। ये जो एनिमल लिखी हूँ ना मैं यहाँ पर, एनिमल सेल, ये कोई डॉग है, कुत्ता बिल्ली, वो लोगों का खाली सेल का बात नहीं हो रहा है। हम लोग भी एनिमल ही है ना। मैन इज अ सोशल एनिमल, है कि नहीं? तो ये हम लोग का सेल भी है, ठीक है। तो हमारा सेल कुछ इस टाइप से रहता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ एनिमल सेल, और ये है प्लांट सेल, ठीक है। आप लोग कैसे पता करोगे बताऊँ? अब जैसे कि देखो, साइज का अगर मैं शेप का बात करूँ, सॉरी, तो शेप ना प्लांट सेल कैसे रेक्टेंगुलर होता है, नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप में जाता है। लेकिन एनिमल सेल का बात करते हैं थोड़ा ओवल होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग देख लो बच्चों, ये डायग्राम जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में तो टीचर्स दे देते हैं कि बनाओ, समझ में आया? और बहुत बार ना लेबलिंग क्वेश्चन आता है, ऐसे बना दिया जाएगा सेल, और आप लोगों को उसे पार्ट्स मेंशन करने के लिए बोलेगा कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप लोगों को ना बहुत बारीकी से इसको एकदम अच्छे से समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायग्राम को, मतलब डायग्राम को देख के समझते हैं। ये देखो बच्चों, ये प्लांट सेल है, ध्यान से देखना, ठीक है। प्लांट सेल के ये आप लोगों को बाहर में ये 2 लेयर दिख रहे हैं, 2 मेम्ब्रेन, 2 कवरिंग। तो सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है, देखो मैं इसका नाम लिखी हूँ सेल वॉल, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है वो होता है सेल वॉल। वो प्लांट सेल में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है क्या, सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में देखो तो सेल वॉल है क्या? कहीं पर मैं ऐसे मेंशन करी हूँ सेल वॉल? नहीं है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ये बाहर का जो एक वॉल होता है ना,
वो हम लोग को प्लांट में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर में एक और लेयर दिख रहा है, ये देखो, ये इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। कहाँ मेंशन करी हूँ मैं, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। ये चीज बच्चों एनिमल सेल में मिलता है, हम लोग में होता है। हमारा जो सेल का आउटर कवरिंग होता है ना, उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। एक बार डायग्राम को देख के समझ जाते हैं, फिर चलकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है न्यूक्लियस के बारे में, पता है ना। तो देखो, वो इसमें भी है और इसमें भी है। ये न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहा है किसमें, ये न्यूक्लियस हम लोग को दिख रहा है प्लांट सेल में, और ये न्यूक्लियस हम लोग को दिख रहा है एनिमल सेल में। दोनों में बच्चों न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर में एक गोल गोल दिख रहा है, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया। मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में। जैसे कि सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में ना इस टाइप का डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये रहा, ये पूरा न्यूक्लियस था, ये हो गया न्यूक्लियोलस, मैं लिखी हूँ। और ये न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियोलस। क्लियर। जो मेन चीजें मैं एक बार बता दे रही हूँ आप लोगों को। फिर इसमें होता है, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ऐसे 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 पैटर्न है, इस टाइप का जिगजैग जिगजैग, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ोगे आप लोग आगे चलकर क्या होता है। फिर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है वैक्यूल। एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज, इसका जो साइज होता है ना बड़ा होता है, ठीक है, वैक्यूल। उसके बाद देखो ये न्यूक्लियस को लग के कुछ इस टाइप से हड्डी जैसा इधर उधर होके जा रहा है ना, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी है, न्यूक्लियस को लग के देखो ये जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, देखो कैसे समझोगे। सपोज मैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई, इसी टाइप से रहता है वो, ठीक है। अच्छा, अब ये ना बच्चों दो टाइप का रहता है, कुछ आपको ऐसे सादा मिलेगा, कुछ आपको ना सिंपल मिलेगा, मतलब कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा, सॉरी, मतलब कुछ आपको ऐसे सिंपल मिलेगा, और किसी किसी के ऊपर में ना इस टाइप के ऐसे डॉट 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 क्या रहते हैं पता है, राइबोसोम रहते हैं। राइबोसोम किसी किसी में नहीं रहेगा, बट किसी किसी में रहेगा। तो जिसमें रहता है, ये तो एकदम खरदड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया, रफ सा हो गया ना, इसके ऊपर में दाना दाना हो गया, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें वो डॉट 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 राइबोसोम नहीं रहता, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होते हैं। अगर जिसमें जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में ऐसे राइबोसोम है, उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें नहीं होते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डॉट 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 बनाई हूँ, तो ये रफ है। यहाँ भी देखो एनिमल सेल में भी डॉट 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 है, रफ है। वैसे ही इसमें सिंपल बोल रही हूँ, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलता है, जिसमें राइबोसोम नहीं रहता। तो दोनों में ये चीज होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाँ इसका, जैसे कि ये वैक्यूल में आप लोगों को बताई। तो बच्चों वैक्यूल के बाहर का जो लेयर होता है ना, मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। याद रखना, वैक्यूल का जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, टोनोप्लास्ट। देन अगेन और चीज मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर प्लांट सेल में आप लोगों को प्लास्टिड देखने को मिल रहा है। प्लांट सेल में ये प्लास्टिड है, आगे चलकर पढ़ोगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर देखो ये लाइसोसोम, ये भी आप लोग पढ़ोगे। देन ये गोल्गी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलो, ठीक है, ये भी इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब दोनों में रहता है। आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ोगे क्या है क्या नहीं है। और एक स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल में नहीं मिलता लेकिन एनिमल सेल में मिलता है, ये रहा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ये दिख रहा है, ये सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ किसका क्या नाम है, ठीक है। आप लोग आगे चल कर सब पढ़ोगे किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन मेन इसमें ये चीज़ है कि आप लोगों को डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायग्राम प्रैक्टिस करने के साथ साथ कौन सा स्ट्रक्चर को क्या नाम से बोलते हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मिलेगा, बोर्ड टाइप क्वेश्चन, क्योंकि 9th में आ गए हो ना, तो आप लोग ये मत सोचो कि मैडम हम लोग का तो 10th में बोर्ड होता है 9th में नहीं रहता। बच्चों क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है, आप लोगों को अभी से उसी हिसाब से क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। समझ में आया। अब सबसे पहले सेल वॉल का बात करते हैं। तो बच्चों सेल वॉल देखो, ये यहाँ पर है ना सेल वॉल, प्लांट सेल के बाहर में। एनिमल सेल में है नहीं है, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो बच्चों सेल वॉल जो होता है एकदम आउटर रिजिड मतलब थोड़ा हार्ड, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर का आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। क्या होता है ये प्रोटेक्टिव, एक मिनट बच्चों, हाँ ओके, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और ये पता है किससे बनता है, ये बनता है सेल्यूलोज से।
ये किससे बनता है? ये बनता है सेलुलोज से। ये याद रखना कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सेल वॉल किससे बना रहता है? सेलुलोज। सेलुलोज आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्लियर? कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब से बना हुआ रहता है ये। देन अच्छा, इसका फंक्शन कि भाई ये सेल वॉल प्लांट सेल में क्यों होता है? देखो बच्चों, सेल वॉल होने से ना प्लांट सेल को एक डेफिनाइट शेप मिलता है। ये सेल वॉल बाहर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट का सेल है इसको एक डेफिनाइट शेप मिलता है। साथ साथ इट प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजुरी। सो इसका एक और फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को पैथोजेंस एंड बाकी आउटर इंजुरी से बचाता है। क्योंकि देखो, ये हो गया सेल वॉल, है ना? सेल वॉल के अंदर के लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या करता है ना, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, उसको कुछ भी पैथोजेंस उसको अटैक नहीं कर पाए, या फिर नॉर्मली कोई भी इंजुरी उसको ना हो, तो ये उसको इंजुरी से और पैथोजेंस से, पैथोजेंस मतलब जर्म्स, ठीक है, उनसे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ फ्रीली परमिएबल, मतलब ये फ्रीली अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब अगर जैसे कि अब बच्चों देखो, सेल हमारे बॉडी के अंदर है, अब सेल के अंदर से भी सामान बाहर निकलेगा और बाहर से भी सामान अंदर आएगा, आता है ना? बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के अंदर बाहर करते रहते हैं। तो सेल वॉल जो होता है ना, फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब वो आराम से हर किसी चीज़ को अंदर बाहर आने जाने का परमिशन दे देता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ फ्रीली परमिएबल, दैट मीन्स इट फ्रीली अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर? मतलब ये जो आप लोग ये 3 लाइन जो पढ़े हो ना, ये इसका फंक्शन हो गया बच्चों, ठीक है? क्योंकि फंक्शन एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछ देगा। बताओ कैसे क्वेश्चन देगा? जैसे कि ये हो गया आपका सेल हो गया, ऐसे प्लांट सेल हो गया, बाहर का लेयर ऐसे करके लेबलिंग कर देगा। बताओ ये बाहर का कवरिंग को क्या बोलते हैं? फर्स्ट बिट। सेकंड बिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मेंशन इन फर्स्ट बिट, ऐसे। मतलब आप लोगों को पहला बिट में तो पूछ दिया कि वो आउटर लेयर का नाम बताओ, तो आप लोग बताओगे सेल वॉल। सेकंड बिट में बोल देगा कि पहला क्वेश्चन में जो आंसर आप लोग दिए हो उसका फंक्शन क्या है, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है? तो फंक्शन आप लोग पढ़ लिए अभी आराम से। क्लियर? सेल वॉल क्लियर हो गया। नाउ सेल मेम्ब्रेन। अब ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है? प्लांट सेल के अंदर में तो सेल मेम्ब्रेन है ही, एनिमल सेल में ये उसका आउटर मेम्ब्रेन ही होता है, आउटर लेयर ही होता है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये जो आउटर कवरिंग दिख रहा है किसमें? एनिमल सेल में, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल के अंदर वाला जो लेयर पाया जाता है प्लांट सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर में हम लोग को सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एनिमल सेल में भी देखने को मिलता है। ओके, सो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे सेल मेम्ब्रेन को? बहुत सिंपल तरीका है डिफाइन करने का। लाइक इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। अभी जस्ट हम लोग डायग्राम के थ्रू देखे हैं कि ये जो होता है वो एनिमल सेल के बाहर वाला कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है एनिमल सेल का। एंड सेकेंड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, मतलब एनिमल सेल का तो ये आउटर कवरिंग है ही है, लेकिन प्लांट सेल का सेकेंड आउटर कवरिंग, बिकॉज फर्स्ट आउटर कवरिंग सेल वॉल है, उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा बच्चों देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, पहले हम लोग ये पॉइंट समझते हैं। ये नॉर्मली मतलब परमिएबल होता है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट थ्रू इट, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्योंकि सेल वॉल था फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल जो हम लोग पढ़े थे वो था फ्रीली परमिएबल, वो हर किसी को अलाउ कर देता है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। वैसे हर किसी चीज़ को वो अलाउ नहीं करेगा, वो सिलेक्टिव चीज़ों को लाइक अलाउ करेगा सेल के अंदर बाहर मूव करना। क्लियर? अच्छा, ये इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करता है ना, जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जो बाहर के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ आप लोग देखो, सपोज ये मैं सेल बनाई हूँ, ठीक है? ये सेल है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है ना, ये बेसिकली इट एंगल्फ्स फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरनमेंट को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ से इसको जो भी फूड मिलता है, जो भी मटेरियल मिलता है, जिसको जो मतलब इसके काम का हो, ये क्या करता है, उनको दबोच लेता है, ये उसको एनगल्फ कर लेता है, ठीक है? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये अपने खाना को या फिर अपने ज़रूरत की चीज़ों को एंगल्फ कर लेता है, खा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखना एंडोसाइटोसिस। क्लियर, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसाइटोसिस, तो आप लोग यहाँ पर ये चीज लिखोगे। इट इज द प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन एंगल्फ्स फूड्स एंड सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। देन ये चीज मैं बता दी हूँ, अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती हूँ, सिलेक्टिवली परमेबल है, कुछ कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर जाने या बाहर जाने के लिए परमिशन देता है। देन इट बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ दिस सेल, इसका मतलब है जैसे कि ये सेल है। अच्छा, सेल के अंदर में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोग पढ़े होगे, भूल गए होगे तो पता नहीं मुझे, जैसे कि ये सेल है, ये हो गया न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ अंदर में ना जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जेली जेली सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर में ना जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन उसका एक तो देखोगे तो कवरिंग का काम करता है, इट बाउंड्स बाउंड्री का काम करता है। कैसे, साइटोप्लाज्म को ये हर जगह से ऐसे बाउंड करके रखता है। क्लियर, देन it allows the flow of material and information between different organelles within the cell as well as between one cell and another। इसका मतलब है ये क्या करता है, मटेरियल्स को फ्लो करता है, फ्लो करवाता है सेल के अंदर के अलग अलग ऑर्गेनल्स के बीच में। अब जैसे कि मैं आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ, कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ का बता रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में ना जेली ऐसा सब्सटेंस है, मैं यहाँ पर कहीं मेंशन क्यों कि नहीं करी हूँ, ये देखो साइटोप्लाज्म, यहाँ पर भी जेली जेली सब्सटेंस है ना, है अंदर में है, मैं जो डॉट 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 करके मेंशन क्यों ना, दैट इज साइटोप्लाज्म, हर जगह साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी सेल ऑर्गेनल का नाम ली, आप लोगों को ये सब दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, वैक्यूल, ये सब ना सेल के ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर में पाए जाते हैं। तो इनके बीचों बीच में मतलब एक ऑर्गेनल दूसरा ऑर्गेनल को कुछ मटेरियल भेज रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो ये काम भी सेल मेम्ब्रेन करवाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करवाता है, मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को, मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाता है बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज एक सेल से दूसरी सेल। क्योंकि देखो हमारे बॉडी में बच्चों कितने सेल है, सपोज यहाँ एक सेल है और यहाँ एक सेल है, तो यहाँ का इंफॉर्मेशन को ये सेल से दूसरे सेल में भेजने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन मदद करवाता है। इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन्ड है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स विद इन द सेल एज वेल एज बिटवीन वन सेल एंड अनदर। क्लियर, नाउ अब पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को हाउस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर में ही सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब ये तो सेल हो गया, सेल का बाहर का कवरिंग हो गया, अंदर में जो जेली सब्सटेंस उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म में ये सारे सेल ऑर्गेनल डूब डूब के रहते हैं, एम्बेडेड, इमर्स्ड होके रहते हैं। क्लियर, अब जैसे कि घर के अंदर में हम रहते हैं वैसे ही वो घर हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में ये सारे ऑर्गेनल जो मैं चुटर पुटर बनाई हूँ ना यहाँ पर, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर में पाए जाते हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ डायग्राम्स के हिसाब से, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये अंदर का जेली वाला सब्सटेंस, इसी के अंदर में आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 50 चीज मिलेगा। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स का घर होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है हाउस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ओके, अभी साइटोप्लाज्म हम लोगों को पता है होता क्या है, साइटोप्लाज्म जेली टाइप सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म लिविंग होता है बच्चों, और ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मोशन, मतलब वो ना हल्का सा इस टाइप से हमेशा मोशन में रहता है। कौन, साइटोप्लाज्म, और जेली ऐसा रहता है, लिविंग रहता है वो। क्लियर, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लियस विद इन द सेल। सेल के अंदर में मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, एंजाइम्स को इधर उधर करवाना। सो It helps in the distribution of molecules, enzymes and nutrients within the cell. सेल के अंदर में मॉलिक्यूल्स को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करवाना, एंजाइम्स को यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवाना, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म के अंदर में ही ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, मतलब ग्लूकोज टूट के जो वो अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का भी तो होता होगा ना अंदर में रिएक्शन, तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में ही आपका फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, आप लोग पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड्स क्लास 10 में, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है,
मतलब डीएनए से रिलेटेड है न्यूक्लियोटाइड, इतना आप लोग जान लो। तो न्यूक्लियोटाइड का बनना, प्रोटीन का बनना और फैटी एसिड्स का बनना, ये सब बच्चों साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये सब पॉइंट्स ना, इसका फंक्शन एग्जाम में आता है, फंक्शन बताओ, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप लोग बेसिक चीज पढ़ लिए। अब आप लोग पढ़ोगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ोगे। तो अब आप लोग पढ़ोगे अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। देखो सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनल्स आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर में एकदम एम्बेडेड या इमर्स्ड होके रहता है। जैसे कि वैक्यूल ले लो, आप लोग ये ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ले लो, ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब बच्चों लोग क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स है। अब एक एक करके थोड़ा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है? डायग्राम में देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, SER और RER, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई हूँ और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हम लोग सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। उसको ना स्केलेटल फ्रेमवर्क बोलते हैं। किसका? सेल का। देखोगे तो स्केलेटल टाइप दिख भी रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, स्केलेटल टाइप दिख रहा है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब इसमें 2 लेयर होता है बाहर में, मतलब इसके ऊपर में, जैसे कि सपोज ठंड में आप 2 स्वेटर पहन लिए तो डबल लेयर ले लिए, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में 2 मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना डबल मेम्ब्रेन किसका होता है। और ये अच्छे से फैला हुआ रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर में। देखो सेल के अंदर में ना कितने अच्छे से, यहाँ भी फैला है, यहाँ भी फैला है, इधर भी पहुंच गया, बहुत अच्छे से जगह को लेके ये रहता है। कहाँ पर? सेल के अंदर में। क्लियर? इट इज कनेक्टेड विद सेल मेम्ब्रेन एट इट्स आउटर एंड एंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट इट्स इनर एंड। देखो इसका मतलब मैं समझाती हूँ, पेपर चाहिए मेरे को समझाने के लिए, 1 मिनट। हाँ, एकदम इसका मीनिंग समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका सेल हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर में ना ऐसे ऐसे ना उसका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है बच्चों। न्यूक्लियस के बाहर में भी तो मेम्ब्रेन रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा ना, रहेगा। क्लियर? मैं तो अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, लेकिन रहता है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस के बाहर का लेयर है, वहां से ये अटैच रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें अटैच होके रहता है। साथ साथ ये अटैच होके रहता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया न्यूक्लियर के बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में टच होता है और दूसरा एंड होता है सेल मेम्ब्रेन में टच। क्लियर? तो ये जो पॉइंट अभी आप लोगों को बताई हूँ, उसका मीनिंग वही है। It is connected with cell membrane at its outer end and with the nuclear membrane at its inner end. Clear? Okay. Now it is of 2 types. ये 2 types के होते हैं. First is smooth endoplasmic reticulum. Another one is rough endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसके ऊपर में राइबोसोम नहीं रहता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम रहता है। डायग्राम में देखो, हर चीज डायग्राम को देख के समझ के करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको रफ लिखी हूँ, ये रफ है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में मैं डॉट 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 रफनेस मतलब शो करी हूँ, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसीलिए हम लोग उसको रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम रेटिकुलम बोलते हैं। और ये है स्मूथ, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन इसमें डॉट डॉट वो रफनेस नहीं है, दैट मीन्स राइबोसोम नहीं है, इसीलिए इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है लीवर में और मसल्स के सेल में, याद रखना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा सेल, फिब्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल्स, ये सब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, बट एक बार नाम याद रखना। क्लियर? अब इसका फंक्शन, इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे कि पहला फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ स्केलेटल और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ दिस सेल। ये सेल का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, स्केलेटल फ्रेमवर्क है। देखो ना कितना आराम से फैला हुआ रहता है ना, जस्ट लाइक स्केलेटल। देन देखो बच्चों, ये इतना फैला हुआ रहता है ना, तो ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि सेल के अंदर में ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो ये बहुत अच्छे से हर जगह फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ये सब काम के लिए। कौन सा काम के लिए? वो रिएक्शन के एक्टिविटी के लिए। देन ये सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। ये क्या करता है? सेल
इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। जैसे कि देखो आप सपोज जैसे कि ये एक आप लोगों को खुद पता चल जा रहा है देख के, ये एक सेल के अंदर में कितना बहुत जगह फैला हुआ है। तो एक जगह का मटेरियल को सेल के अंदर में ही, अपने सेल के अंदर में ही, जैसे कि ये सेल है, ये सेल के अंदर में ही ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में मदद कराता है। इसलिए लिखा इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाने में ये मदद करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अच्छे से फैला हुआ रहता है। एक इधर से पकड़ता है उधर भेज देता है, उधर से पकड़ता है उधर भेज देता है, ये काम है इसका। क्लियर? अच्छा, आप लोग ना ये सब चीज़ें याद रखना। तो जैसे कि यहाँ पर है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। तो क्वेश्चन आता है नेम द फॉलोइंग में आता है, नेम द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये तो बच्चों मैं तो जब क्वेश्चन बनाती थी ना, लाइक बायोलॉजी टीचर तो मैं नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ स्कूल में, लेकिन जब हम लोग लाइक बच्चों का टेस्ट लेते हैं या बच्चों को कभी क्वेश्चंस पूछते हैं ट्यूशन में भी या जो भी, तो ना हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, मैं तो देती हूँ, लाइक नेम द फॉलोइंग द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। तो वहाँ बच्चे लोगों को आंसर क्या देना रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? वैसे ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल तो राइबोसोम, तब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, मतलब इसका काम है प्रोटीन बनाना। ये तो छोटा सा ही है। क्लियर? देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या इसके बारे में? ओके, नहीं दिया है। सो राइबोसोम का दूसरा नाम है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। छोटा छोटा होता है ये, छोटे छोटे दाना दाना जैसा, जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है फैला हुआ, साथ साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में पाया जाता है। मतलब सेल के अंदर में ऐसे फैला हुआ ही मिलता है ये छोटे 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 ग्रैन्यूल्स राइबोसोम के। इसके साथ साथ तो ये सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म, लाइक सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस, तो उसके अंदर में ना स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स के फॉर्म पे ये पाया जाता है। साथ ही साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, उनके ऊपर में भी ये पाया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस याद रखना कि इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब ये प्रोटीन बनाता है, इसका काम है टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन सेल। ठीक है, इसका होगा कहीं पर, रुको, अच्छा नहीं है क्या? इतना ही है। तो इसका फंक्शन अगर एग्जाम में पूछता है तो लिखना इट प्रिपेयर्स और इट सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल। क्लियर? अभी आया इंपॉर्टेंट, अभी आया बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैं दिखा देती हूँ सामने, तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि ऐसा दिखता है। और ये सेल में भी आप लोग देखो, मैं यहाँ बनाई हूँ, यहाँ बनाई हूँ, तो ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दिस सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ये सेल में ना एनर्जी जनरेट करवाता है सेल के अंदर में। अब कैसे करवाता है देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, 2 लेयर होता है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है 2 लेयर है, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्लियर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसका जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो स्मूथ रहता है, लेकिन अंदर का जो मेम्ब्रेन है ना वो थोड़ा सा इस टाइप से लाइक फिंगर लाइक फोल्ड उसमें देखने को मिलता है, जिसको क्रिस्टा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन देखो 2 मेम्ब्रेन होता है, बाहर का तो ठीक है स्मूथ रहता है, लेकिन अंदर में ना इस टाइप का जिगजैग या फिंगर लाइक फोल्ड हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्रिस्टा करके बोल सकते हैं। ये नॉर्मल सा चीज़ें याद रखना। देन ये अंदर में ना जो कैविटी होती है इसकी, इसमें ना एक थोड़ा सा जेली टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? लिपिड्स, प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए एंड आरएनए। तो ये सब चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पाई जाती है। सोचो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब पाया जाता है। क्लियर? देन इसके अंदर में रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होता है ना? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होकर ये लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे तो ये एक टाइप का छोटा सा फैक्ट्री है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर में हम लोग जो रेस्पिरेशन होता है, इन द सेंस हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है
ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी जनरेट यहाँ पर होता है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन कैसे हम लोग पढ़े, क्या होता है वो, हम लोग जो फूड खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है और वहाँ से एनर्जी जनरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, और वो जो एनर्जी निकलता है दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी स्टोर भी होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। दो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में हम लोगों का जो फूड होता है, जो फूड स्टफ होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज कराते हैं, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और एनर्जी जो रिलीज होता है, स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना। क्लियर, देखो एकदम सिंपल सा चीज है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, ये इसका फंक्शन भी हो गया। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यही लिखोगे एनर्जी वाला। क्लियर, रेस्पिरेशन वाला ही लिखना। ओके, देन गोल्जी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं इसको, जिसको डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल बोलते हैं। ये याद रखना, डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल किसको बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस को। तो गोल्जी अपैरेटस जो होता है, ये मैं बनाई हूँ, कहाँ गया, ओके यहाँ पर देखो, ये आप लोगों को सेल के अंदर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर में मिलता है थोड़ा सा इस टाइप का फ्लैट ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और प्रॉपर देखना है तो ये रहा, मैं यहाँ पर बनाई हूँ। ओके, तो ये ना बच्चों छोटे छोटे वेसिकल्स टाइप होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे पास, लेकिन नॉर्मली न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। और ये ना मतलब ये तीन चीज होता है, तीन कंपोनेंट होता है इसका। एक होता है वैक्यूल्स, ये गोल गोल देख रहे हो इस मतलब इसका स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है, ये छोटा छोटा वैक्यूल्स जैसा। देन ये यहाँ पर ये वेसिकल्स है उसके टाइप, और एक तो होता है सिस्टर्न। ठीक है, सिस्टर्न की जैसे भी ये हम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब ये नाम है, फ्लैट दिख रहा है, इसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं। क्लियर, ये लोग भी फ्लैट स्ट्रक्चर एक दूसरे से एक्चुअली थोड़ा सा पैरेलल होते हैं, मेरा प्रॉपर बन नहीं पाया, लेकिन ये लोग ना ऐसे पैरेलल होते हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर जिसको सिस्टर्न बोला गया है। क्लियर, देन यहाँ पर ये ट्यूब्स जैसा, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहा है, ये वेसिकल्स। एंड यहाँ पर ये वैक्यूल्स है जो कि थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, लार्ज वेसिकल्स को हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। मतलब वैक्यूल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, और ये एकदम फ्लैट होते हैं। तो गोल्गी अपैरेटस में ये तीन चीज देखने को मिलता ही है। क्लियर, अच्छा अभी प्लांट सेल में बोल रहा है कि नॉर्मली ये लोग ना साइटोप्लाज्म के अंदर में डिफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए देखना मैं यहाँ पर मेंशन करी नहीं हूँ। प्लांट सेल में मैं मेंशन नहीं करी हूँ, लेकिन एनिमल सेल में प्रॉपर मैं मेंशन करी हूँ। एक्चुअली प्लांट सेल में ना ये जो जेली से साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर ना ये लोग डिफ्यूज हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं ये लोग। सो प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं दे गेट डिफ्यूज, उसमें ना घुल जाते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर में। जैसे कि ये रहा यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर में, देखो मैं इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट एनिमल सेल में कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट सेल में बेसिकली ये लोग साइटोप्लाज्म के अंदर में ना डिफ्यूज हो जाते हैं, और उस समय हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे डिक्टियोजोम्स। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टियोजोम, या किस कंडीशन को हम लोग डिक्टियोजोम बोलते हैं। सो दिस इज अ कंडीशन इन विच गोल्गी apparatus gets diffused in the cytoplasm of plant cell। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टियोजोम, इसको याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर दी हूँ। क्लियर, ओके, अब हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इन बोथ सेल्स, लाइक एनिमल सेल और प्लांट सेल में इसका क्या काम है। पहला है इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड म्यूकस। हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और म्यूकस को रिलीज करवाता है कौन, गोल्गी अपैरेटस। सिक्रेशन का मतलब होता है रिलीज करना, तो सेल के अंदर में ये सब चीज़ें जो रिलीज होती है, लाइक हॉर्मोन्स रिलीज होता है, एंजाइम्स रिलीज होता है, म्यूकस लाइक वो एक जेली टाइप सब्सटेंस ही होता है म्यूकस। ओके, तो ये सब चीज़ों का सिक्रेशन कौन करवाता है, गोल्गी अपैरेटस। फंक्शन आता है एग्जाम में। देन सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये लोग स्टोर कर लेते हैं, तो स्टोरेज एक लाइक स्टोर हाउस का भी ये लोग काम करते हैं। क्लियर, देन
ये एक और ये फंक्शन तो नहीं है बट ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका कि समटाइम्स दे आर फाउंड कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कभी ये लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा जुड़े हुए मिलते हैं। लाइक यहाँ पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास में है, जुड़ा नहीं है, बट समटाइम्स क्या होता है दे आर फाउंड कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। देन इसका जो लास्ट फंक्शन है that is the material synthesized near endoplasmic reticulum is transported to various target sites inside and outside through Golgi apparatus. That means अभी आप लोग जस्ट इसके पहले जो पॉइंट पढ़े हो कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पास क्या कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ मिलता है। तो वो इसलिए जुड़ा हुआ मिलता है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में सिंथेसाइज होता है मतलब बनता है, बहुत सारी चीजें तो बनती होगी ना, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस साइट्स। मतलब सपोज यहाँ पर कोई चीज बना तो वो गोल्गी अपैरेटस के थ्रू ही अलग अलग जगह में ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्लियर। तो एक तरफ से देखोगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है। तो फंक्शन याद रख लेना। ये लाइन तो थोड़ा सा बड़ा करके दिया है बट अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। जैसे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलता था, प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये रहा प्लास्टिड, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा, हम लोग में भी नहीं है, लेकिन ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। प्लास्टिड्स को किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं। प्लांट सेल का किचन है ये, मतलब वहाँ पर खाना प्रिपेयर होता है। क्लियर। ओके, सो इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, पहला पॉइंट में ही हम लोग इसको मेंशन कर दिए हैं। देन दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग अब ये तो जान गए हैं कि ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट में जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं, देखना फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है, ऑरेंज, रेड। जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका कलर अलग होता है। फ्लावर का हम लोग कलर देखे हैं कितना डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो वो जो कलर उनमें होता है दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को। वेजिटेबल्स भी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड जो इसका टाइप है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप लोग क्लोरोफिल से रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये वही पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को इन द सेंस लीव्स को। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स। लीफ को ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ओके, देन लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता, वो खुद कलरलेस होता है। उसका काम स्टोरेज का रहता है। ठीक है, वो स्टोर करने का काम करता है चीज़ों को, कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बनता है यहाँ पर कि नेम द टाइप ऑफ प्लास्टिड विच डज नॉट प्रोवाइड एनी कलर टू प्लांट। सो वो हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है पत्ते को? क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये प्लास्टिड का नाम है। एंड नेम द प्लास्टिड दैट प्रोवाइड कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो वो हो गए क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पेटल्स में और फ्रूट्स में। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि फ्लावर को भी ये कलर प्रोवाइड करता है, तो फ्लावर के पेटल्स में फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है ना दैट इज कॉल्ड पेटल। पढ़े हो आप लोग क्लास 6-7 में। पेटल्स को कलर जैसे कि किसी का पर्पल कलर है, कोई रेड कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो दैट कलर इज ड्यू टू विच प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। सिमिलरली जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स का कलर होता है, देखना किसी का येलो कलर होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है। सो उनको भी कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। अब आया एकदम इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। क्लियर। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है इनमें फैट सोल्यूबल येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्ड पिगमेंट होते हैं। मतलब क्रोमोप्लास्ट के अंदर में आप लोगों को येलो, ऑरेंज और रेड कलर्ड पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो येलो कलर का पिगमेंट होता है उसका नाम होता है ज़ैंथोफिल। जैसे कि सपोज कोई फ्रूट येलो कलर का है। क्लियर, कोई फ्रूट सपोज येलो कलर का है तो क्वेश्चन आएगा कि येलो कलर का फ्रूट जो है दैट कलर इज ड्यू टू व्हाट?
ओके, सो वो जो कलर होता है येलो कलर फ्रूट में, दैट इज ड्यू टू ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट है जो कि येलो कलर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ऑरेंज रेड पिगमेंट, जैसे कि आप लोग ले लो कैरेट को, गाजर को ले लो, उसका कलर देखना थोड़ा ऑरेंजिश उस टाइप का रहता है। तो दैट कलर इज ड्यू टू विच पिगमेंट? कैरोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोट नहीं बोलते हैं यार, कैरेट कैरोटीन, ठीक है, ये याद रखना। देखो दोनों का सेम टाइप थोड़ा स्पेलिंग लग रहा है ना। सो कैरोट का जो कलर होता है दैट इज ड्यू टू कैरोटीन। और ये याद रखना ये कौन सा कलर की पिगमेंट्स है, ऑरेंज रेड करके। देन अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और लास्ट वन है एंथोसियानिन। अच्छा बच्चों, आप लोग देखना बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि थोड़ा ब्लू कलर, वॉयलेट, थोड़ा पर्पल कलर के होते हैं। सो वो जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एंथोसियानिन। तो एंथोसियानिन पिगमेंट क्या करता है? फ्लावर्स को ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। येलो कलर्ड पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं ज़ैंथोफिल, ऑरेंज रेड पिगमेंट को बोलते हैं कैरोटीन, ब्लू वॉयलेट पर्पल पिगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथोसियानिन। एंथोसियानिन अभी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर नोट करके मेंशन करी हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये पेज इंपॉर्टेंट है, क्लियर? देखो अब जैसे बच्चों हम लोग जो टमाटो देखते हैं या फिर आप लोग मिर्ची को ले लो, तो देखना जैसे कि मिर्ची तो चलो हरा रहता है, हरा से जब पक जाता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। टमाटो भी अगर आप लोग देखे होगे तो स्टार्टिंग में ना वो ग्रीन ग्रीन रहता है, फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होके रेड होता है। तो ये जो चेंज ऑफ कलर जो होता है ना, ग्रीन से रेड, ड्यूरिंग द राइपनिंग मतलब पकना, जब टमाटर या मिर्ची जब पकता है तो ग्रीन से वो रेड में कन्वर्ट होता है, उसका कलर चेंज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर this is due to the transformation of chloroplast into carotenoids। क्लोरोप्लास्ट आप लोग पढ़े हो, ये रहा मैंने बताई थी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर देता है बेसिकली पत्तों को। तो ये जो टमाटो एंड चिली होते हैं ना, जब ये ग्रीन कलर के होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फिर धीरे धीरे जब इनका कलर रेड में होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट कैरोटिनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैरोटिनॉइड ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट होता है, वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, मतलब टाइम के साथ जब वो कन्वर्जन होता रहता है तो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, एक चीज़ याद रखना, वो डिजेनरेट हो जाता है एंड कैरोटीन टेक्स ओवर, मतलब वहाँ पर कैरोटीन बनने लग जाता है, और कैरोटीन ही ये कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, क्लियर। अच्छा, जो ऑरेंज कलर होता है कैरेट में, गाजर में, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट में लिखी हूँ, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को, जो कि मैं आप लोगों को ये बोली थी कि आप लोग यहाँ वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज ऑल्सो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। कैरेट का जो कलर ऑरेंज हम लोग को देखने मिलता है वो किसकी वजह से होता है? ऑरेंज कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट में देखो ये 3 चीज होती है, ऑरेंज कलर कैरोटीन की वजह से होता है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर होता है किसका? कैरेट का, दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, क्लियर। पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि टमाटर और मिर्ची में, टमाटो एंड चिली में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। जब वो रेड बन जाते हैं दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट बदल जाता है कैरोटिनॉइड में। यहाँ पर ये चीज़ को आप लोगों को ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। मतलब आप लोगों को पता है कि बेसिकली 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हम लोग पढ़ लिए, अब है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ग्रीन प्लास्टिड होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, और ये पत्तों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। याद रखना, ये पत्तों को, प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं ना बेसिकली उनको ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, ओके। इनके अंदर में 2 चीज़ होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देती हूँ जिसमें यहाँ पर मेंशन करी हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर में ना 2 ठो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में आ गए आपके क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। इसको याद रखना, इसके अंदर 2 पिगमेंट होते हैं। क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है? नेम द 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्या क्या रहेंगे?
क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। और सबसे ज़्यादा तो ये लोग पत्तों में प्रेजेंट होते हैं, देखना, इसीलिए पेड़ का जो पत्ता होता है, लीव्स होता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि भयंकर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अमाउंट में, क्लोरोफिल इन द सेंस क्लोरोप्लास्ट का बात कर रही हूँ मैं पहले। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उसी की वजह से पूरा लीव्स, पूरे पत्ते ग्रीन ग्रीन कलर के दिखते हैं। आप लोगों को पता होगा क्लोरोफिल जो होता है, ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ये क्या करता है ना, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अगर ग्रीन कलर का पत्ता नहीं है तो फोटोसिंथेसिस बच्चों नहीं होगा। ठीक है। तो प्लांट का बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होता है ग्रीन कलर का, जैसे कि लीव्स होता है, यंग यंग स्टेम होते हैं, वो होता है क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन। याद रखना, मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ उसको लिखते चलो। ठीक है। प्लांट्स में जो हम लोग को ग्रीन ग्रीन पार्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि लीव्स हो गया, यंग स्टेम हो गया, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अभी क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स बट दे आर मार्क्ड टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल। बोल रहा है यहाँ पर कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें ना दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं। अब क्या है ना, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं कि क्लोरोप्लास्ट मतलब पक्का ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल का पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। हम लोग ऐसे पढ़े हैं स्टार्टिंग से कि क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स उसके अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। पर यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, लेकिन ग्रीन वाला इतना ज़्यादा होता है कि येलो वाले लोग ढक जाते हैं, येलो ऑरेंज पिगमेंट ढक जाते हैं। क्लियर। ओके। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड एंजाइम्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस तो वही होगा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट है मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ना डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट ये सब चीज़ें कैरी करके रखता है और क्लोरोप्लास्ट कुछ इस टाइप से दिखता है। क्लियर। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये पत्तों के अंदर में प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर इसको नॉर्मली इस टाइप से बनाई हूँ। ये एक्चुअली देखोगे तो सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये डायग्राम आप लोग आगे चल कर, फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का आप लोग प्रॉपर मतलब डायग्राम को आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेबलिंग भी आ जाता है, बनाने भी दे देते हैं। ठीक है, फिर समझेंगे, बट मैं एक बार बस बता दूं आपको, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे स्टैक ऑफ कॉइन जैसे दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना सिक्का का एकदम ग्रुप एकदम यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसको हम लोग देखो थैलाकॉइड बोलते हैं। ये अंदर का जो ये लिक्विड जैसे यहाँ पर रहता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। ये लैमेला है, ये एक एक को हम लोग ग्रैना बोलते हैं। लाइक मतलब ये सब चीजें हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे। क्लियर। ओके। सो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि नेम द प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा प्लास्टिड के अंदर में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। क्लियर। नेम द प्लास्टिड दैट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड एंजाइम नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता, क्रोमोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, पर ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये कलरलेस प्लास्टिड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च। तो आप लोग पोटैटो में देखना नहीं दिखता है स्टार्च, हम लोगों को पता है ना पोटैटो में कितना स्टार्च होता है। सो पोटैटो में ना बहुत सारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, बहुत सारा। वही ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को क्या बोलते हैं, स्टोर करता है। ये आता है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आता है। ओके, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अभी अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड, तो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड में आप लोग तीनों प्लास्टिड का जो पढ़े हो ना फंक्शन, क्या क्या काम है कौन से प्लास्टिड का, उसको बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन अगर पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हो कि ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स टू स्टोर स्टार्च। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट गिव्स कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, और क्लोरोप्लास्ट इट गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग ऐसे बना के फंक्शन लिख सकते हो। अब मैं जो जो पॉइंट अभी डिक्टेट करी उसको नोट डाउन आई थिंक कर लिए होंगे। क्लियर। ओके, नहीं करे हो तो पॉज करके रिवर्स में जा सकते हो। देन अब एक और सेल ऑर्गेनल, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। याद करो मैं कहाँ रखी हूँ यार, वो पेपर में आप लोगों को दिखाई थी,
जिसमें ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट था, सेंट्रियोल एंड वो नहीं मिल रहा है तो मैं बुक से दिखा देती हूँ, ठीक है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये नहीं होता है। तो आप लोग देखो बुक में अगर दिखता है, बुक में कहाँ से दिखेगा, ये रहा, ठीक है। पास करें क्या, हाँ ये पार्ट सेंट्रोजोम है और सेंट्रियोल्स, यहाँ पे ये दोनों को सेंट्रियोल मेंशन करा है, ये पूरा है सेंट्रोजोम। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो क्लास 10 में पढ़ोगे, क्यों एनिमल सेल में सिर्फ रहता है, उसका रीजन सब क्लास 10 का बायो में है, क्लियर। पर यहाँ पर एक बार देख लो, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल ऑन प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रोजोम होता क्या है बच्चों, सेंट्रोजोम छोटा सा नेकेड इन द सेंस मेम्ब्रेन नहीं होता इसमें, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि एकदम छोटा सा विदाउट मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है उसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा उसके अंदर में। तो सेंट्रोजोम छोटा सा नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। हाँ, ये न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। इसके अंदर में ना दो तो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर ये चीज आप लोगों को दिखा ना, ये पूरा है सेंट्रोजोम। इसके अंदर में आप लोगों को मिलेगा ये छोटे छोटे सेंट्रियोल्स, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, दाना दाना टाइप, ये सेंट्रियोल्स है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर द स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम। अच्छा, इनका मेन काम क्या होता है बेसिकली बच्चों, आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे क्लास 10th में और 11-12 में भी पढ़ोगे सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनता है, कभी कभी एक सेल डिवाइड होके 4 सेल भी बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में ये चीजें होता है, क्लियर। जैसे एक सेल है वो डिवाइड होके 2 ठो दूसरा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर सेल्स में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो बच्चों ये प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस जब एनिमल सेल में होता है, हमारे अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है, तो वहां पर ना ये सेंट्रियोल बहुत काम आते हैं, ठीक है। कौन काम आते हैं, सेंट्रियोल। क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है ना सेल डिवीजन का, तो ये लोग ना 2 अलग अलग कोना में भागते हैं। अभी आप लोगों को मैं डायग्राम में दिखाई थी ना, जैसे 2 ठो अलग अलग 2 ठो ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो जब सेल डिवाइड होता है तो ये अगर एक कोना में जाएगा तो दूसरा मोड़ के दूसरे कोने में जाएगा, तो ऑपोजिट कोने में ये लोग रहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच बीच में से तार तार से स्पिंडल फाइबर बनता है, अपने आप बनता है, ठीक है। मतलब ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बेसिकली सेल डिवीजन में होता है। तो ये 2 सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, फिर जाकर आगे का स्टेप सेल डिवीजन का होता है, और लास्ट में जाके एक सेल 2 में और या फिर 4 में डिवाइड होता है, क्लियर। तो उसके लिए बच्चों सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रियोल्स माइग्रेट मतलब मूव करना टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, सेल के 2 कोने कोने में पहुंच जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्लियर। अभी और एक चीज, इसका फंक्शन और भी है, देखो। और ये लोगों का क्या काम है, दे इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। ये लोग सेल डिवीजन को इनिशिएट मतलब स्टार्ट करवाना, एंड रेगुलेट मतलब कंट्रोल करवाना। तो ये सेल डिवीजन, ये जो काम होता है ना सेल डिवीजन का, इसको स्टार्ट करवाना और इसको कंट्रोल करना भी इनका ही काम होता है। देन दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैं आपको बोली ना एक तार तार जैसा बनता है, इसको स्पिंडल बोलते हैं। तो दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, तो स्पिंडल फॉर्मेशन में को बनाने में भी ये लोग मदद करवाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम को रफ में ना आप लोग बना लेना, जब पढ़ोगे नोट्स बनाओगे ना, साइड में बना लेना कि इसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। इसी का बात हो रहा है कि सेल डिवीजन जब होता है तो बीच में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पिंडल फाइबर है, तार जैसा है, ठीक है। यहीं पर वो लोग लटकते हैं, क्रोमोसोम लोग। आगे पढ़ोगे आप लोग, आगे क्या क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब है लाइजोजोम। सो लाइजोजोम क्या होता है, कहाँ होता है, देख लेते हैं। तो देखो ये लाइजोजोम को देखो, ये लाइजोजोम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसे ही गोल सा सही स्ट्रक्चर होता है लाइजोजोम, ठीक है। दिख गया, अपने बुक में भी देखोगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों की बुक में क्या दिया है डायग्राम इसका, वो भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ओके, सो ये जो लाइजोजोम है,
ये लोगों का एक्चुअली ना बहुत काम रहता है, इसको ना सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल, या फिर सुसाइडल बैग भी बहुत जगह लिखा रहता है, लाइजोसोम को बोलते हैं। दीज आर मेम्ब्रेनस सैक, मतलब इन पे ना बच्चों मेम्ब्रेन रहता है और एक ही मेम्ब्रेन रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। इनमें ना ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सपोज ये एक लाइजोसोम है, तो इनमें ना मेम्ब्रेन रहता है, सिंगल लेयर होता है, तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल ये लोग जो होते हैं ना एक मेम्ब्रेन वाले होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली बर्डेड ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज से निकले हुए रहते हैं ये लोग। किससे? गोल्गी बॉडी से। हम लोग पढ़े थे ना गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडीज, उन्हीं से ही निकल के ये लोग बनते हैं, लाइजोसोम बनते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये चीज़ याद रखना। इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल या फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। हमारे बुक में सुसाइड बैग लिखा है, आप लोगों में शायद सुसाइडल बैग भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी डैमेज्ड सेल है, ठीक है, या फिर इनके बाहर में, इनके चारों तरफ सपोज कोई फॉरेन मटेरियल, कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ गया है, ये लोग उसको खा जाते हैं, ये लोग उसको अपने अंदर में डिसॉल्व कर लेते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर? दे ब्रिंग अबाउट सेलुलर ब्रेकडाउन एंड आर एसोसिएटेड विद एजिंग। ये लोग सेलुलर ब्रेकडाउन करवाते हैं, सेल में जो भी चेंजेस आती है ना, सेलुलर ब्रेकडाउन होती है, ये लोग करवाते हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद एजिंग। सेल का जो एज होता रहता है ना, बोलते हैं ना सेल का भी तो अपना एक लाइफ स्पैन होता है, तो दे आर एसोसिएटेड विद एजिंग। ये लोग सेलुलर ब्रेकडाउन करवाते हैं। क्वेश्चन आएगा क्यों लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, तो आपका आंसर ये है, क्योंकि ये लोग डैमेज्ड सेल को, अगर कोई भी डैमेज सेल है उसको ये लोग डिसॉल्व कर लेंगे, खा जाएंगे, साथ साथ में इनके चारों तरफ अगर कोई भी अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको भी ये लोग अपने अंदर में गटक जाते हैं। क्लियर? ओके। अभी वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स हम लोग को, आप लोगों को याद होगा, हम लोग डायग्राम में देखे थे, प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा था, एनिमल सेल में छोटा सा था। मैं एक बार फिर से डायग्राम दिखा देती हूँ तो आप लोगों को याद आ जाएगा। देखो ये रहा, ये प्लांट सेल है, ये इतना बड़ा सा क्या दिख रहा है, ये वैक्यूल है, और यहाँ पर एकदम छोटे छोटे वैक्यूल है। ये एनिमल सेल में छोटा है, लेकिन प्लांट सेल में इसका साइज देखो। और वैक्यूल के बाहर का लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी याद होगा, है ना। सो वैक्यूल बेसिकली बड़ा सा रहता है किसमें? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटा सा रहता है। ये लोग भी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एक ही लेयर होता है इनमें, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर में ना कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये लोग आराम से रहते हैं। एनिमल सेल में दे आर स्मॉल, एनिमल सेल में ये लोग छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ना छोटे छोटे ही वैक्यूल्स लोग मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल लोग मिलके एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं। किसमें? प्लांट सेल में। तो आप लोगों को याद ये रखना है कि एनिमल सेल में ये छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। देन वैक्यूल के बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल के चारों तरफ, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। अभी इसके अंदर में क्या रहता है? हम लोग पढ़े ना, फ्लूइड रहता है, पर उसमें होता क्या है? इसमें रहता है पानी, शुगर, मिनरल्स, बहुत सारे पिगमेंट्स, उसको हम लोग सेल सैप बोलते हैं। क्वेश्चन रहता है कि वैक्यूल इज फिल्ड विथ डैश, तो सेल सैप। सेल सैप मतलब पानी रहेगा, शुगर रहेगा, मिनरल्स रहेगा, पिगमेंट्स रहेगा, एंजाइम्स रहेगा, ये सब चीज़ें इसमें भरती रहती है। क्लियर? ज़्यादा नहीं है। देखो इनका फंक्शन देख लो, फंक्शन तो आता ही है एग्जाम में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? वैक्यूल। सो अब देखो, जैसे कि सेल के अंदर ये पूरे भरे भरे से रहते हैं, पूरा पानी भरा हुआ रहता है, कितना जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उसकी वजह से ना सेल एकदम टर्गिड होता है। टर्गिड मतलब एकदम भरा भरा। जैसे कि सपोज आपके पास आप जैसे कि सपोज, हाँ, आप लोग एक तो प्लांट ऑब्जर्व करो, देखना पत्ता में जब आप लोग अच्छे से पेड़ को पानी वानी दोगे तो उसका लीफ कितना अच्छे से टर्गिड दिखता है, मतलब ऐसे फैला फैला सा, मस्त, बहुत खिला खिला सा, फैला फैला दिखता है। लेकिन वही अगर गर्मी के मौसम में आप लोग उसको पानी नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पानी लूज कर दे रहा है, तो पत्ता ना एकदम मुरझाया मुरझाया दिखता है। तो टर्गिड का मतलब होता है ये कि अच्छे से पानी वानी भरा हुआ है और सेल एकदम अच्छा फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड टर्गिड। तो जो वैक्यूल होता है ना, वो सेल को ऐसे टर्गिड रखता है। देन दे हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ सेल। सेल को लंबा करने में भी किसका काम आता है? लाइक कौन हेल्प करता है? वैक्यूल हेल्प करता है। इन प्रोटोजोआ लाइक एमीबा, पैरामेसियम, वैक्यूल्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट। अगर मैं प्रोटोजोआ का बात करूं, एमीबा, पैरामेसियम का यहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप लोग देख लो डायग्राम, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा एमीबा पैरामीशियम होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये लोग।
तो ये लोगों का बच्चों कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होता, इनके अंदर में वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल क्या करता है ना, इनके इनके बॉडी में बॉडी का वेस्ट को निकालने में मदद करता है। तो बॉडी का वेस्ट, गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट मतलब बॉडी का वेस्ट बाहर निकालने में वैक्यूल मदद करता है। तो वैक्यूल से बॉडी का वेस्ट बाहर आता है, किसके केस में, प्रोटोजोआ के केस में, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो इसका फंक्शन हो गया क्लियर। अभी है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में देख लो, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो, जैसे हमारे स्कूल का मेन कौन है, प्रिंसिपल ना, आप लोगों के स्कूल में हेड कौन है, प्रिंसिपल। सेल जो है उसका हेड कौन है, नहीं रे, प्रिंसिपल नहीं, सेल जो है उसका हेड कौन है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस देखो, प्लांट सेल में ये रहा न्यूक्लियस, एनिमल सेल में ये रहा न्यूक्लियस। ये पर्पल पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है पूरा, ये न्यूक्लियस है। तो ये जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हेड होता है, मेन डायरेक्टर जो मेन होते हैं, जो चलाते हैं, सेल का मेन करता धरता है न्यूक्लियस, सेल का मेन करता धरता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्लियर, याद रखना, इसका बहुत सारा काम है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं। ये पूरा ध्यान देता है कौन कैसा काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है कि नहीं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर सेंटर तो इस केस में नहीं है, बट यहाँ पर है। तो बेसिकली ये देखोगे तो प्रॉपर सेंटर में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेंटर में मिलेगा। तो इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के अंदर में बीच में मिलता है। और ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऐसा दिखता है बच्चों, कितना कुछ है देखो इसके अंदर में, है ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, ये आप लोगों को न्यूक्लियस के बाहर में ये दो लाइन दिख रहा है, दो कवरिंग, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको मैं यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप लिखी हूँ, तो मेम्ब्रेन भी लिख देते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर में डबल लेयर का एक कवरिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। कैसे, ऐसे देखो, जैसे कि ये सेल है, मैं यहाँ पर चलो न्यूक्लियस बनाती हूँ। तो न्यूक्लियस का दो लेयर एक बार मैं ऐसी बना दे रही हूँ, ये दो लेयर बना दी, न्यूक्लियस हो गया। तो अंदर में तो ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा ही न्यूक्लियस है। ये बाहर में इसका कवरिंग है, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, उसको कौन सेपरेट करके रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। क्लियर। इट बेयर्स लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छह टाइप होते हैं। देखो, छह इन द सेंस आने जाने का रास्ता यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है, मतलब गैप रहता है, गैप है इनके बीच में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना जैसे कंटिन्यूअस एक लेयर नहीं होता, इसमें बहुत सारे पोर्स देखने को हम लोग को मिलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इससे क्या होता है पता है, अब यहाँ पर गैप है, तो इसके अंदर का सामान बाहर जा सकता है, बाहर का सामान अंदर आ सकता है, तो उसको न्यूक्लियर पोर थोड़ा कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियर पोर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बाहर मूवमेंट का मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कौन करवाता है, न्यूक्लियर पोर करवाता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर में ना, जैसे कि बच्चों ये देखो, सेल के अंदर का जो लिक्विड है, जेली जेली जैसा, उसको क्या बोले थे हम लोग, साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में भी जेली जेली टाइप सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। हिल रहा है, क्लियर। सो न्यूक्लियोप्लाज्म डेंस फ्लूइड होता है, एकदम घना घना फ्लूइड होता है। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर में पूरा भरती है, ठीक है, एकदम डेंस फ्लूइड होता है बच्चों, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर पता है क्या होता है, दो चीज होता है, एक क्रोमाटिन फाइबर और दूसरा न्यूक्लियोलस। तो ये बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर में ये गोल सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस। और ये तार तार जैसा दिख रहा है, ऐसे फैला हुआ, उसको बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर या फिर क्रोमाटिन नेटवर्क। क्लियर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में हम लोग को दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है, और दूसरा ऐसे तार तार जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन नेटवर्क। आप लोग क्रोमोसोम का नाम सुने होंगे, सुने हो ना, क्रोमोसोम पढ़े भी होगे थोड़ा बहुत, तो है कि नहीं। तो क्रोमोसोम
बेसिकली ये क्रोमेटिन नेटवर्क से बनता है। ये जो तार तार दिख रहा है ना, ये क्रोमेटिन नेटवर्क, यही तार तार आगे चलकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, समझ में आया? यही क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है और बच्चों के अंदर में, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर में, बच्चों को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर में यही क्रोमोसोम आता है और उसी की वजह से हम लोगों का बहुत सारा कैरेक्टर्स, बहुत सारा ट्रेट्स पेरेंट्स से मैच करता है। लेकिन ना किसी का कर्ली हेयर होता है, पापा का तो वो बच्चा का भी कर्ली हेयर होता है। किसी का नाक का स्ट्रक्चर पूरा फादर से मिलता है, मदर से मिलता है। तो ये क्रोमोसोम ही कैरी करता है, ये सब चीज़ों को क्रोमोसोम कैरी करता है, यही ट्रांसफर होता है। और सोचो ये क्रोमोसोम कहाँ से बना? न्यूक्लियस के अंदर में ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये लोग बदल बदल के अपने, मतलब थोड़ा टाइम ऐसा होता है, सेल डिवीजन होता है, बताइए थी ना सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो ये लोग अपने आप को किसमें? क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखी हूँ ये चीज, मुझे लगा था नहीं लिखी। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन थ्रेड, दे कंडेंस टू बिकम रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे कंडेंस होते हैं क्योंकि फैले हुए रहते हैं, पास पास आते हैं, थिक हो जाते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के अंदर में बच्चों डीएनए एंड प्रोटीन। अब आप लोग टीवी में देखे होंगे, पेरेंट्स का डीएनए बच्चों के साथ मैच करता है तो पता चल जाता है, हाँ सीआईडी में दिखाता है ना, हाँ ये उसी का डॉटर है या फिर ये उसी का सन है, पता चलता है ना, डीएनए टेस्ट करते हैं। तो वो डीएनए होता कहाँ है? वो डीएनए क्रोमोसोम में होता है। अब क्लियर हुए? डीएनए सुने होगे तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर में प्रेजेंट होता है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ये डीएनए और प्रोटीन से बना है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में जो आप लोगों को ये दिख रहे हैं एक एक ठो, ये इसको क्रोमाटिड्स बोलते हैं। ये जो पत्ता पत्ता है ना, वो क्रोमाटिड्स है। और ये बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमोसोम में ये सब चीजें रहती, इसको याद रखना, ऐसे पूरा मुंह जुबानी याद होना चाहिए कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी इतना देर से क्रोमोसोम कर रहे हैं हम लोग। सो ये क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितना सारा रहता है, इसका नंबर टोटल कितना है? तो बच्चों नंबर पूछा है, नंबर कि टोटल कितने सारे क्रोमोसोम रहते हैं। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स का बात कर रही हूँ, एनिमल का बात नहीं कर रही हूँ। ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का। टोटल गिनोगे तो 46 तो मिलेगा। लेकिन अगर पेयर पूछता है, जोड़ा, तो उसका आधा 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स होता है। देखो मैं बताऊँ, मैं बार बार इसमें क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब क्लास 10 में थे, हमारे टीचर हम लोग को ये चीज़ पूरा ध्यान से पढ़ाए थे और सच में वैसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। पता है बोर्ड में पूछेगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स में कितना पेयर होता है क्रोमोसोम का, कितना होगा? 23। बच्चे लिख के आते हैं 46। तो बच्चों 46 पेयर नहीं होता, 46 टोटल नंबर होता है क्रोमोसोम का। पेयर पूछेगा तो 23 पेयर, अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो 46। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को बोली थी कि हम लोग बोर्ड टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? केमिस्ट्री में का तो और क्रिटिकल है, इसीलिए केमिस्ट्री का मैं कोर्स बनाई हूँ। उसमें आप लोगों को इसी टाइप से, किस टाइप का क्या पूछा जाता है वैसे ही प्रिपेयर करवाऊंगी, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स आ रहा है। समझ में आया ना? अब आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता चला होगा। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा और देख लेते हैं। गार्डन पी, जो पी होता है, मटर होता है, उसमें टोटल नंबर, ये सब नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 14। अनियन में, ये सब एग्जाम में आता है, अनियन में 16, मेज में, मक्का में 20, हनी बी में 32, डॉग में 78। कितने सारे क्रोमोसोम है देखो। ओके, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फादर का कर्ली हेयर है, वो सन में चला गया, तो ये सब जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, दे आर पास इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए किस में रहता है प्रेजेंट? क्रोमोसोम में रहता है। तो क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होता है एंड दिस कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लियर? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। अब डीएनए कैसे रहता है बताओ? डीएनए ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। पढ़ोगे कब पढ़ोगे? 10th में थोड़ा है, 12th में ज़्यादा है। तो डीएनए के अंदर में ना ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जीन के, वही जीन एक्चुअली पास होता है, वही जीन पेरेंट्स से हमारे अंदर में नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में आता है, मतलब इसी में ही वो कैरेक्टर्स है। क्लियर? अब देखो बच्चों, न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए और डीएनए के अंदर में जीन। तो अगर मैं आप लोगों को बोली कि हमारे बॉडी में या हम लोग जब फॉर्म होते हैं अपने पेरेंट्स की बॉडी के अंदर में, मदर की बॉडी के अंदर में, मतलब बेसिकली ये है कि पेरेंट्स से क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। पेरेंट्स से क्रोमोसोम हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, वही क्रोमोसोम के अंदर में रहता है डीएनए। अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर में अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर में जीन है। जीन का मतलब होता है कि जीन में ही वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, लाइक कर्ली हेयर्स या फिर स्ट्रेट हेयर्स या फिर वेवी हेयर्स या फिर टॉल का बात करूँ, हाइट का बात करूँ, जो भी बात करूँ मैं, तो ये सब चीज़ें ना क्रोमोसोम के अंदर में ही पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर ऐसे बोल दिया है कि कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म पे कैरेक्टर्स पास होता है। डीएनए के अंदर में होता है जीन। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जीन जो होता है वो कैरियर होता है हेरिडिटी का। जीन्स आर दी कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। पेरेंट्स से जीन्स ही ट्रांसफर होता है। हम लोग बोलते हैं ना, इसका ये जीन आया है मेरे में, या हमारे पेरेंट्स का ये जीन आया है मेरे में। तो यहाँ पर वो भूत वाला जीन का बात मैं नहीं कर रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि टॉलनेस होता है, अगर मदर एकदम टॉल है, ओके, उसकी डॉटर एकदम टॉल है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसका ये जीन आया है, मदर से उसकी डॉटर में ये जीन आया है, तो दैट इज एक कैरेक्टर आया है, ये टॉलनेस वाला कैरेक्टर आया है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर मैं ये अंडरलाइन की हूँ, ये क्या है ना, वन वर्ड में आता है। जैसे कि ये फिलिप्स में पूछ देगा डैश आर दी कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, तो जीन लिखना है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डैश, तो वहाँ पर जीन लिखना है। डैश आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए कैरेक्टर्स। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है। क्लियर? अभी न्यूक्लियस के बीच में जो वो गोल सा स्ट्रक्चर होता है ना, न्यूक्लियोलस, कहाँ बनाई थी मैं? ये बनाई थी मैं, यहाँ फिर बना देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर में ये न्यूक्लियोलस होता है। डायग्राम दिखा दूँ? अरे कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। ये न्यूक्लियस के अंदर में ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तभी इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियोलस बच्चों देखो, डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर में प्रोटीन्स एंड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या भर्ती रहता है इसमें? प्रोटीन एंड आरएनए। किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। न्यूक्लियोलस का काम होता है कि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम होता है कि वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। आरएनए को बनाता है, आरएनए को स्टोर करता है, और साथ साथ में ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये फंक्शन का एग्जाम में आता है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन आता है एग्जाम में। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस नाउ? अभी आप लोग न्यूक्लियस के बारे में इतना कुछ पढ़े हो, तो इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का फंक्शन है कि ये सेल का पूरा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मैं जो यहाँ पर ये पॉइंट लिखी हूँ, 1 पॉइंट, इसको आप लोग 2 पॉइंट में तोड़ सकते हो। इट कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर में जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। सेल का हर चीज को कंट्रोल करता है। सेकेंड पॉइंट, इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर इसके अंदर में जीन होता है। अब आप लोग बोलोगे मैडम इसके अंदर में तो क्रोमोसोम होता है, तो बच्चों क्रोमोसोम के अंदर में ही तो डीएनए के अंदर में जीन पाया जाता है ना, तो आप लोग लिख सकते हो इट कंटेन्स जीन्स विच आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी। क्लियर? इट रेगुलेट्स लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। सेल का लाइफ प्रोसेस को भी यही रेगुलेट करता है। लाइफ प्रोसेस, उसका लाइफ स्पैन, उसका एजिंग, मतलब देखोगे तो इनडायरेक्टली अपना न्यूक्लियस ही ये सब में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके बुक में तो आप लोग वो सब भी ऐड कर देना। नाउ प्रोटोप्लाज्म। आप लोग साइटोप्लाज्म पढ़े थे, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़े, अब प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस होता है विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे मिला के प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? इसके अंदर में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल एंड वाटर। इसके अंदर में ये होता है, ये लिविंग होता है, ये एक लिविंग सब्सटेंस है। क्या है ये? लिविंग सब्सटेंस है। इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है? मतलब ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर में सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं, है कि नहीं? तो बस वही है, एक सेल से
दूसरा सेल में इसका कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है, ये याद रखना। जैसे कि एक सेल में आप लोगों को इतना सारा चीज़ें मिला, दूसरा सेल में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें मिलेगा, थोड़ा अलग चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, वो वेरी करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ और मेन पॉइंट तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। क्लियर? ओके। अभी फंक्शन ऑफ सेल, अब आप लोग सेल का ही पूरा चैप्टर पढ़े हो, तो सेल का काम क्या है हमारे में, प्लांट्स में, एनिमल में क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। तो बच्चों देखो, जैसे कि अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करूं, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाते हैं, ठीक है, सारे हम लोग हैं, आप लोग हो, एनिमल्स है, प्लांट है, सारे आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो हमारे बॉडी में बच्चों जो ग्रोथ हो, हम लोग देखते हैं ना, जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, वो सेल की वजह से होता है, क्योंकि हमारा बॉडी में कंटिन्यू, हमारे बॉडी के अंदर में ना सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है तो हमारा हाइट बढ़ता है, ठीक है, हमारा मसल्स का ग्रोथ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ होता है बॉडी में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर जो रिप्रोडक्शन होता है प्रोसेस, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, वो एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है कि नहीं। सो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस सेल। सो सेल हेल्प्स टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि मैं लिख ही देती हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो मेल का जो स्पर्म होता है बच्चों, वो भी एक सेल है, और फीमेल में जो एग होता है ना, ओवम, वो भी सेल है। तो इन्हीं की वजह से तो रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर और नॉट? इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि जो सेल होते हैं, दे हेल्प टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ओके। और जैसे कि अगर मैं प्लांट्स का बात करूं, तो प्लांट में क्या होता है, बेसिकली आप लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े अभी तक, नहीं पढ़े हो पर पढ़ोगे। प्लांट में आप लोग पढ़े हो ना कि पढ़े हो क्या, पढ़ोगे डेफिनेटली। देखो बच्चों, प्लांट में याद रखना, प्लांट का जो हाइट बढ़ता है, प्लांट का जो उसका ट्रंक होता है, ट्रंक देखना, जो डायमीटर उसका बढ़ता है, पता है, वो भी सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो वहाँ भी सेल अपना नंबर बढ़ाता है, तो जाके प्लांट में आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्लांट का ट्रंक एकदम चौड़ा सा डायमीटर बढ़ जाएगा, पेड़ का वुडी पार्ट जो होता है ना, ट्रंक, उसका पूरा डायमीटर बढ़ जाएगा। तो वो सब सेल डिवीजन की वजह से होता है, वो सब सेल की वजह से ही होता है। तो सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? देन अगर मैं नॉर्मली सिर्फ प्लांट का बात करूँ, तो सेल का क्या फंक्शन है। देखो, सेल की वजह से ही प्लांट लोग जो खाना पीना, जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना, कहाँ से, मिट्टी से, वो सेल की वजह से होता है। सो सेल्स इन प्लांट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। समझ में आया? क्योंकि ये सब पॉसिबल होता है बाय रूट हेयर। तो रूट हेयर में जो सेल प्रेजेंट होते हैं ना, क्योंकि जड़ देखो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो जड़ में बेसिकली जो सेल प्रेजेंट होते हैं, वही पानी को एब्जॉर्ब करने में विथ मिनरल्स मदद करते हैं। समझ में आया? देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू द चेंजेस इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। आप लोग पढ़े होंगे कि पत्तों में, लीफ में जो स्टोमाटा होता है, वो ऐसे खुलता है दिन के समय, रात को थोड़ा ऐसे बंद हो जाता है। उसी की वजह से ही वो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है किसका, स्टोमाटा का, दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। अब पत्ते में जो सेल होता है, वो लोग ज़्यादा पानी आया तो वो लोग ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किए तो खुल गए, कम किए तो वो लोग ऐसे हो गए। मतलब जब पानी की कमी हो जाती है तो वो लोग बंद हो जाते हैं। तो वाटर कंटेंट का जो चेंजेस आता है ना उनके सेल में, उसी की वजह से ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा होता है। और स्टोमाटा का खुलना बंद होना, ये बच्चों ट्रांसपीरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिन के समय खुलता है, रात के समय बंद हो जाता है। पढ़ोगे हाँ आगे। देन अभी तो सिर्फ ये याद रखो कि प्लांट्स में क्या इसका काम है। देन द कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स का कलर हम लोग देखे हैं कितना अलग अलग होता है, फ्रूट का कलर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों वो किसकी वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से। कौन सा पिगमेंट, प्लास्टिड की वजह से। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। तो सेल की वजह से ही हम लोगों को प्लांट्स में जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लगते हैं,
उस पर कलर देखने को मिलता है। क्लियर? अब समझ गए होगे, अब समझ गए होगे। देन ह्यूमन बींग्स में क्या काम है इसका, हमारे में क्या काम है? अब हम लोग तो ये पढ़े हैं कि हमारे में रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी में मदद करता है कि नहीं? देन मूवमेंट इन बॉडी, हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, हाथ पैर का जो मूवमेंट करते हैं वो मसल सेल्स की वजह से होता है। तो हमारे बॉडी में तो बच्चों मसल सेल्स होते ही हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। देन हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर सेल होते हैं बहुत सारे, वही सेल की वजह से हम लोग खाना को टेस्ट कर पाते हैं। सो टेस्टिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द टेस्ट सेल्स ऑफ टंग। क्लियर? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय एक्टिविटी ऑफ स्किन ग्लैंड सेल्स। हमारे बॉडी में ना, हमारे स्किन में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे पढ़ोगे, मतलब देखोगे तो सेल्स की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होके रहता है। क्लियर? देन आप लोग आरबीसी का नाम सुने हो, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और हमारे बॉडी में आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है? हेमोग्लोबिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में। तो सेल की वजह से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कोने कोने तक पहुंच पाता है। कौन सी सेल की वजह से? आरबीसी। आरबीसी में ऐसा क्या होता है? आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। वो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के बॉडी के कोने कोने तक ऑक्सीजन को पहुंचा के आता है। तो देखो, एक टाइप से सेल की मदद से ही सब चीजें हो रहा है। सेल की मदद से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होके रह रहा है। सेल की मदद से हम खाना पीना टेस्ट कर पा रहे हैं। सेल की मदद से हमारे बॉडी में डाइजेशन भी हो पा रहा है। सेल की मदद से मूवमेंट हो पा रहा है। तो सेल बहुत काम करता है, ठीक है, बहुत हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी लास्ट, अब बस चैप्टर खत्म हो रहा है आपका। अब थोड़ा डिफरेंस देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइज का बात कर लेते हैं। एनिमल सेल होता है ऐसे ओवल, अंडा आकार, या फिर छोटा छोटा भी होता है और अंडा आकार होता है। लेकिन प्लांट सेल रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। प्लांट सेल का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, एनिमल सेल छोटा रहता है। तो अगर मैं शेप का बात करूं तो ओवल, और प्लांट सेल रेक्टेंगुलर। साइज का बात करूं तो ये स्मॉलर और ये लार्जर। एनिमल सेल में सेल वॉल रहता है क्या? नहीं रहता है, एब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बाहर में लेयर होता है ना सेल वॉल। देन एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो नहीं रहेगा या फिर रहेगा तो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स रहते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल्स लोग फ्यूज होके लार्ज वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हम लोग को प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता क्या? हम लोग का ग्रीन, ब्लू, रेड ऐसे कलर होता है क्या? नहीं। लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड्स देखने को मिलता है, और वही प्लास्टिड्स लोग फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, पत्ते को कलर प्रोवाइड करते हैं। एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज जो होता है वो एकदम प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस टाइप से एकदम प्रॉपर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें 3-3 ठो होता है ना, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एकदम प्रॉपर आपको न्यूक्लियस के पास में देखने को मिलेगा। लेकिन प्लांट सेल में ये लोग ना साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं, और इनको हम लोग डिक्टोजोम्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये था आप लोग का डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अच्छे से डिफरेंस को आप लोगों को देखो, इतना पढ़ लियो तो दिमाग में छप गया होगा किसमें क्या रहता है, किसमें क्या नहीं रहता है। तो इसमें इतना दिमाग लगाने का आपको दरकार ही नहीं पड़ेगा। क्या वीडियो को अगर अच्छे से आप लोग देख लोगे ना, चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे, तो कोई चीज़ का टेंशन है ही नहीं, आराम से ले लोगे आप लोग, कुछ भी चीज़ों को आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। और अंदर अंदर से क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप लोगों को हर चीज़ पढ़ना है। नोट्स तो मैं ऐसे बना रही हूँ ताकि आप लोगों को और दिक्कत नहीं होगा, बट फिर भी बुक को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, बुक भी पढ़ो, नोट्स को तो पूरा ध्यान से नोट डाउन करो। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी बोली हूँ सब चीज़ों को नोट डाउन करो, देखना कहीं भी आप लोगों का एक मार्क्स भी नहीं छूटेगा। बट कंडीशन ये है कि आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों का चैप्टर 1 यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बाकी दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।